इंदौर टू शिलोंग, एक खूनी हनीमून की कहानी जिसने न सिर्फ सबको चौंका दिया बल्कि एक बार से उसी पुराने गुत्थी को लाकर सुलझा दिया है जिसे लेकर अब तक शक किया जा रहा था पत्नी पर ही, यानी सोनम पर। अब पूरी तरीके से लगभग ये केस साफ हो चुका है कि पत्नी ही हत्यारिन है। न सिर्फ उसने अपने पति की हत्या की साजिश रची बल्कि उसको बखूबी अंजाम देते हुए अपने आप को अब निर्दोष साबित करने के लिए अपने बयानों में लगातार बदलाव कर रही है। मेघालय के डीजीपी ने जहां यह साफ कह दिया कि पत्नी ही हत्यारिन है, यानी उसी ने इस घटना को पूरी तरीके से डील किया और अपने पति की हत्या करवाई। इसके पीछे की वजह भी अब तकरीबन साफ हो चुकी है, जिसमें कहा जा रहा है कि एक राज कुशवाहा नाम का व्यक्ति है जिसके लिए सोनम ने यह सब कुछ किया। हालांकि राज कुशवाहा को देखकर अब लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं कि क्या राजा से बेहतर राज है। लेकिन इससे पहले राजा ने आखिरकार अपनी मां से एक शब्द जो शादी से पहले सोनम के बारे में कहा था वो अब सच साबित हो चुका है। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा का आज का एक नया एपिसोड है और इसमें बेहद चर्चित एक हत्याकांड जिसमें राजा रघुवंशी और सोनम को लेकर कई कहानियां चल रही थी, एक हनीमून के किस्से चल रहे थे, सबको सुनाया जा रहा था और कयासबाजी लग रही थी कि आखिरकार इसमें कौन सा एंगल है। कभी बांग्लादेश तो कभी वहां के लोकल लोगों पर इल्जाम लग रहा था। लेकिन आखिरकार जब हत्या की गुत्थी तकरीबन सुलझाने का दावा किया गया तो सब हैरान हो गए और एक बार फिर से सवाल वही आ गया कि क्या इस तरीके से अब यह देश आगे बढ़ रहा है जिसमें पत्नियां अपने पति का खून इस बेरहमी के साथ कर रही हैं कि अब शायद एक पुरुष वर्ग, एक युवा वर्ग अपनी शादी से भी डरने लगे कि क्या वो शादी के बाद कुछ दिन जिंदा रह पाएगा या फिर वो उसकी जिंदगी का अंतिम फैसला होगा। दरअसल एक नई कहानी आई है, एक नया खुलासा हुआ है। अब तक आपने सुना होगा कि किस तरीके से गाजीपुर में, यानी यूपी के गाजीपुर में, सोनम एक ढाबे पर मिलती है, एक काशी ढाबा है, वहां पर मिलती है और वहां किस तरीके से फोन करके अपने परिवार वालों को जानकारी देती है कि वो यहां पर बैठी हुई है। उसने पुलिस के सामने यह भी कहा कि मुझे किडनैप किया गया था, मुझे बंधक बनाया गया था, मेरे पति की हत्या करके सारी चीजें लूट ली गई थी और फिर वे लोग इसे 10 दिन तक बांध के रखते हैं कहीं पे, इसे अचानक से छोड़ा जाता है और ये गाजीपुर पहुंच जाती, इसे कुछ भी याद नहीं है। हालांकि इसे लेकर कहा जा रहा है कि यह सिर्फ एक कहानी है मनगढ़ंत, क्योंकि सोनम के खिलाफ वो सारे सबूत हो चुके हैं जो अब तक वो छिपाना चाह रही है। उन गहनों की थ्योरी, टिकट कराने तक की थ्योरी, शादी से पहले उसकी अफेयर तक की थ्योरी और फिर राजा से उस तरीके से बातें करनी और फिर जब शुरुआत वाली बातचीत थी, यानी राजा ने जब पहली दफा सोनम को फोन किया था शादी से पहले, तो आखिरकार उसने क्या कुछ कहा था। दरअसल राजा रघुवंशी और सोनम की शादी को लेकर भी अब एक चर्चा चल रही है कि आखिरकार ये दोनों शादी के मंडप तक पहुंचे कब और कैसे। क्या राजा या उनका परिवार ये भांप नहीं पाया कि सोनम किस तरीके की लड़की है? क्या उसके बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं किया? क्या सोनम के पिता और मां ने यह सब कुछ छिपाया और अपनी ऐसी बेटी को ब्याह दिया एक सीधे साधे इंसान के साथ? मेरी उम्मीद रहेगी कि आप इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि यह कहानी अब पूरी तरीके से आपकी और उन लोगों के भी आंख खोल देगी जो लोग अब तक इस केस में उलझ कर रह गए थे। इस शादी की नींव रखी जाती है 1 अक्टूबर साल 2024 को, जब रहता है दिन रामनवमी का। इस दिन इंदौर में एक प्रथा है कि लोग अपनी बेटियों के लिए, बच्चों के लिए एक सामाजिक पेपर छपवाते हैं। उसमें बाकायदा इस बारे में जानकारी दी जाती है कि उनकी बेटी बेटा इतनी उम्र का है, ये करता है, ये चीज़ें करता है और हाइट इतनी है, रंग कैसा है और हमें किस तरीके का लड़का या लड़की चाहिए। वो लोग एक इश्तिहार देते हैं। इश्तिहार जैसा आपने सुना होगा कि पहले अखबार में दिया जाता था या अभी भी दिया जाता है, नाम जनरली यूज़ नहीं करते लोग इस तरीके का, एक ऐड। तो ये जो ऐड है बाकायदा ये पहुंचता है राजा रघुवंशी के घर। ये ऐड दिया था सोनम वालों के घर में, सोनम रघुवंशी के घर वालों ने, और दूसरी तरफ राजा रघुवंशी के घर वालों ने भी दे रखा था राजा के बारे में। राजा बेसिकली एक ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करते थे, कारोबारी थे, करोड़पति थे। लेकिन जब ये खबर पहुंचती है उनके घर तक कि एक सोनम नाम की लड़की है जिसकी शादी के लिए लोग रिश्ता ढूंढ रहे हैं, और दूसरी तरफ
राजा की भी जो एक तरीके की सीवी है वो पहुंचती है सोनम के घर वालों के पास। दोनों तरफ रिश्ता अच्छा लगता है, उनको बेटी पसंद आती है, उनको बेटा पसंद आता है। अब सोनम के घर वाले राजा के घर वालों को फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि हमें आपका लड़का जो है वो पसंद है, परिवार भी अच्छा खासा लग रहा है, आ, हम आपके घर आना चाहते हैं। सोनम की घर वाले जब ये कहते हैं तो राजा के घर वाले भी मान जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है आप आइए, बिल्कुल वेलकम है आपका। सोनम के घर वाले जाते हैं, रिश्ता बनाना चाहते हैं एक नया, वहाँ पर बातचीत होती है, उसके बाद राजा पसंद आता है सामने से भी उनको। अब वे लोग कहते हैं कि अब लड़की आकर आप लोग देख सकते हैं। राजा के घर वाले सोनम के घर पहुंचते हैं, वहां पर लड़की देखी जाती है, लड़की पहली दफा में उनको पसंद आ जाती है, राजा को भी अच्छी लगती है। अब कहानी ये होती है कि क्यों ना राजा और सोनम को एक बार मिलने का अवसर दिया जाए। लेकिन यहां डाउट तब होता है जब सोनम की मां और पिता कहते हैं कि नहीं, हमारे यहां ऐसी प्रथा नहीं है। तो सवाल यह है कि क्या उन्हें यह पता था कि कहीं ऐसा ना हो सोनम झिझकती, किसी बात का जवाब देते हुए पोल खुल जाए कि सोनम पहले से ही किसी के साथ रिश्ते में है। क्या सोनम के घर वालों को यह पसंद नहीं था कि उनके यहां काम करने वाला एक नौकर सोनम का पति बने, जो सोनम का आशिक था, जिस पर कथित तौर पर जिसे प्रेमी बताया जा रहा है, राज कुशवाहा नाम है। राज और राजा, राजा पति और राज प्रेमी था। अब मामला आगे बढ़ता है, तारीख तय की जाती 11 मई की, जब दोनों की शादी होनी है। लेकिन 11 मई से पहले ही एक दफा राजा का मन होता है कि मूवी देखने के लिए क्यों ना वो अपनी भावी पत्नी को लेकर किसी मूवी थिएटर में जाए। इसके लिए वो फोन करता है बाकायदा सोनम को। सोनम फोन उठाती है और बातचीत का रवैया उसका बिल्कुल अलग था। राजा बहुत ज्यादा उत्साहित होकर बात करता है क्योंकि उसे पता है कि ये मेरी पत्नी बनने वाली है और पत्नी के साथ किस तरीके से बात कर सकते हैं। लेकिन सोनम इग्नोर करती रहती है कंटिन्यू। उससे बातचीत में ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी के साथ हो और वो बातें ना करने का एक बहाना बना रही हो, हाँ ना केवल। राजा को बहुत बुरा लगता है, फोन कट करता है और अपनी माँ के पास जाता है, उमा के पास, और कहता है कि माँ मुझे इससे शादी नहीं करनी है, मेरी शादी इससे मत करवाना गलती से भी। उसकी माँ कहती है अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो, अब सब तय तमाम हो गया तो तुम कह रहे हो शादी नहीं करनी। तो बताता ये लड़की मुझे इग्नोर कर रही है और मुझे बहुत बुरा लग रहा है इससे। मुझे शादी नहीं करनी है ऐसी लड़की से जो मुझसे बातचीत न करना पसंद करती हो। ये तो बोल भी नहीं रही है मेरे साथ शादी करने की बात कैसी रहेगी, जीवन खराब हो जाएगा। ये तमाम बातें मीडिया रिपोर्ट्स में है। लेकिन माँ कहती है अरे कोई बात नहीं बेटा, होता है, हो सकता है वो अभी तुमसे खुल के बात न कर पा रही हो। अब सोनम से राजा की माँ शिकायत करती है कि बेटी तुम मेरे बेटे के साथ इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें पसंद नहीं है। सोनम कहती है एक्चुअली नहीं माँ जी, मैं इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं उस वक्त ऑफिस में थी, मैं बात करूंगी अच्छे से क्यों नहीं करूंगी। कॉल करती है राजा को और बड़े अच्छे तरीके से बिहेव करना शुरू कर देती है। इसी दिन से सोनम के व्यवहार में बदलाव आता है क्योंकि संभवतः इसी दिन उसे पता चल चुका था कि शादी तो होनी है, क्योंकि अब सब कुछ हो चुका है, कार्ड वार्ड सब छप चुका है, तो शादी तो होकर रहेगी। लेकिन शादी के बाद क्या करना है वो उसे पता है। राज कुशवाहा से वो बातचीत, संभवतः जो बातें बताई जा रही हैं उसके मुताबिक राज से उसकी बातचीत होती है और दोनों तय तमाम करते हैं कि आगे क्या करना है। 11 मई को शादी होती है। हनीमून का देखिए कोई प्लान नहीं था, प्लान बिल्कुल नहीं था हनीमून का। कहा जा रहा है कि हनीमून के लिए अप्रोच किया इसी लड़की ने, सोनम ने, और वो भी अचानक से, टिकट भी कर लिया खुद, लेकिन रिटर्न टिकट नहीं किया उसने। प्लान पहले बना सिर्फ गुवाहाटी जाना है, गुवाहाटी जाना है उनको, और गुवाहाटी से ही मां कामाख्या के दर्शन करने और वापसी। लेकिन वापसी का टिकट नहीं था, क्योंकि उसने पता था कि अगर गुवाहाटी से रिटर्न होना पड़ेगा तो फिर जल्दबाजी का टिकट लेना पड़ेगा। उसे तो लेकर जाना था शिलोंग, क्योंकि शिलोंग के बारे में इन लोगों ने पहले से ही अपनी कहानियां गढ़ रखी थी, मास्टर प्लान तैयार कर रखा था कि पहाड़ी के नीचे से धक्का देने वाला प्लान बना देंगे। इंदौर से ही 3 लोग रवाना होते हैं। ये तीनों पीछा करते हुए पहुंच जाते हैं शिलोंग तक। गुवाहाटी में भी ये दिखाई देते हैं और वहां से फिर ये शिलोंग पहुंचते हैं। शिलोंग जाकर जहां जहां ये कपल जा रहा होता है वहीं ये गाड़ी से पीछा कर रहे होते हैं। उसके बाद 23 मई का दिन है। ये होटल से निकलते हैं, एक स्कूटी लेते हैं किराए पर,
गाइड को भी देखिए मना किया जाता है, क्योंकि गाइड रहता तो ये सब नहीं हो पाता। 23 मई को जब लास्ट बार इनको देखा गया सीसीटीवी में, उसके बाद एक स्कूटी लावारिस जगह पर मिलती है। खून लगे हुए छींटे वाले वह सफेद कपड़े वहां फेंके गए रहते हैं। इधर दूसरी तरफ राजा की मां यानी सोनम की सास उसे फोन करती है और पूछती है, बेटी तुम्हारा आज व्रत है, तुमने कुछ खाया पिया कि नहीं। एक मां जो अपनी बेटी समझती है, लेकिन वो हत्यारिन निकलती है। इस कहानी को जितने लोग सुनेंगे वो सिहर उठेंगे और उन्हें ये भरोसा अब धीरे धीरे उनका खोने लगेगा कि बहू मेरे घर में आ रही है तो किस तरीके की होगी, क्या उस पर विश्वास कर सकते हैं? क्या अपने बेटी को किसी ऐसी महिला को सौंपा जा सकता है जो उसे खा जाए? व्रत में खाना खाने के लिए एक माँ कहती है, कुछ खाने के लिए कहती है और कहती है मैं तो तुम्हें ड्राई फ्रूट्स दे रही थी लेकिन तुम लोगों ने मना कर दिया था, कुछ खा पी लेना रास्ते में। वो हाँफते हुए कहती है, हाँ मैं देखती हूँ कुछ, लेकिन उसे तो खाना था उसकी पति को, और उसी से शायद अपना वो जो जो उसने कर रखा था उसे तोड़ना था। वो कहती है चढ़ाई चढ़ रहे हैं, लेकिन संभवतः अब आशंका यह जताई जा रही है कि ये राजा की हत्या करने के बाद ही उसकी जुबान की जो सांसें थम रही थी, रुक रही थी, वो राजा की हत्या के बाद ही शायद इसने बातचीत की है, क्योंकि इसके बाद ये फोन दोनों के बंद कर देती है और बता देती है नेटवर्क इश्यू है। तभी से इनका फोन लगना बंद हो जाता है। इधर मां को रात में बुरे सपने आने शुरू हो जाते हैं। यहां तक कि शादी से पहले एक ज्योतिष थे जिन्होंने कहा था कि शादी में थोड़ी रुकावटें हैं। उसी ज्योतिष के पास बीचों बीच जब राजा और ये गायब रहते हैं तब भी जाया जाता है। उस दौरान भी वे कहते हैं कि सोनम जिंदा मिलेगी, मरी नहीं है वो। वही ज्योतिष इनकी ट्रिप से पहले भी कह रहा होता है कि ट्रिप अभी मत जाइएगा, 5 जून तक बाधाएं हैं। यानी राजा को हर बार वार्निंग दी गई थी, लेकिन कहते हैं ना कि जब लिखा हुआ हो तो उसे टाल कौन सकता है, मौत अपने तक खींचकर ही ले आती है। उस ज्योतिष ने यह भी बताया था कि आप सोनम की तस्वीर को उल्टा टांग दो, वो जिंदा ही मिलेगी, सुरक्षित मिलेगी। सोनम ठीक वैसी ही मिली, हालांकि हम इसको बढ़ावा नहीं दे रहे, लेकिन कहते हैं जब अपना कोई चला जाता है तो फिर हर परिवार सोचता है कि किसी भी तरीके से उसे वापस पाया जाए और उसके लिए हर चीजें करता है। हालांकि ज्योतिष की कुछ बातें यहां तक सही निकली, लेकिन सोनम मिली तो हत्यारिन बन गई। अब वो कह रही है कि मैंने हत्या को अंजाम नहीं दिया, अब मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे तो खुद नहीं पता, मैं तो किडनैप हो गई थी, गहने तक लूट लिए गए, मेरे पास तो कुछ बचा नहीं है, मैं तो किस तरीके से गाजीपुर पहुंची हूं मुझे ये भी अंदाजा नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं। अगर रहता तो मैं पहले क्या यहां पर सुरक्षित रहती या मैं कहीं और चली जाती। अब यह भी कहा जा रहा है कि इसका प्लान था कि किसी तरीके से नेपाल पहुंच सके, वाराणसी से गोरखपुर होते हुए सीधा नेपाल, क्योंकि रास्ता बहुत आसान है नेपाल जाने का, बनारस से गोरखपुर, लेकिन बीच गाजीपुर में वो पकड़ी गई। अब सोनम को लेकर भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है कि सोनम बेवफा निकली, लेकिन यहां पे सोनम हत्यारिन बताई जा रही है। इस पूरी घटना ने एक बार फिर से एक समाज पर, एक वर्ग पर सवाल या निशान खड़े कर दिए, क्योंकि हाल फिलहाल में हमने कई ऐसे किस्से सुने हैं जिसमें स्त्रियों को लेकर ऐसी चीजें आ रही थी, महिलाओं को लेकर, पत्नियों को लेकर ऐसी बातें चल रही थी। हालांकि अपने आप में ये चीजें गलत भी साबित हो सकती हैं कि किसी भी एक वर्ग पर हम निशाना लगाएं, क्योंकि कई बार पुरुषों को लेकर भी ऐसी खबरें आती रहती हैं और इस तरीके के कांड होते रहते हैं। फिलहाल सोनम को शिलांग ले जाने की तैयारी चल रही है, उसका मेडिकल परीक्षण कराया जा चुका है। पहले यहाँ से पटना ले जाया जाएगा, पटना सीधे शिलांग पुलिस शिलांग लेकर जाएगी, जहाँ पर उसे ट्रांजिट रिमांड पर लिया जाएगा और उसके साथ पूछताछ होगी। 4 लोग और गिरफ्तार हुए हैं, 3 तो वो जो पीछा करने वाले थे, एक और संदिग्ध है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि अब मामला जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसमें और क्या खुलासे होंगे। फिलहाल मेरा नाम है दिव्यांशु, क्राइम कथा के आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। बहरहाल मिलेंगे कल एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अपना अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि, नमस्ते।